बरकरार है? गरीब तो कोई है ही नहीं। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। तो अब देखो, चुनौती हो गई थी हमारी अर्थव्यवस्था की, और वो चुनौती क्या हो गई थी कि अर्थव्यवस्था में मैंने कहा था चुनौती क्या है? एक चुनौती थी सतत विकास की, दूसरी चुनौती थी किसकी? दूसरी चुनौती थी मुद्रास्फीति की, और तीसरी चुनौती थी गरीबी और बेरोजगारी की। ठीक है, अब इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? ठीक है, समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान होता है अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता आए। ठीक है, समाधान क्या है? अर्थव्यवस्था में क्या? वित्तीय स्थिरता अगर आएगी तो समाधान हमें देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था में मुझे योजनाएं बनानी पड़ेंगी इस समाधान के लिए। मुझे कृषि क्षेत्र को उत्तम करना पड़ेगा, मुझे उद्योग क्षेत्र को उत्तम करना पड़ेगा, और विदेशी व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। वित्तीय स्थिरता लानी पड़ेगी मुझे। क्या लानी पड़ेंगी? योजनाएं लानी पड़ेंगी मुझे। कृषि सशक्त करनी पड़ेगी, उद्योग स्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा, और व्यापार को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जब सारे उपाय हो जाएंगे तो उसके लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। बनाना पड़ेगा बजट। बनाना पड़ेगा क्या? बजट। तो सबसे पहले वित्तीय स्थिरता अगर बनानी है मुझे, तो इस वित्तीय सेक्टर को समझना पड़ेगा हमें। फाइनेंस सेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि फाइनेंस सेक्टर कैसे डेवलप किया जाए, किस तरह से रणनीति बनाई जाए, क्या इसमें कार्य किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा? वित्तीय स्थिरता। ठीक है, वित्तीय स्थिरता के लिए हमें भारतीय वित्तीय बाजार को समझना होगा सबसे पहले। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें भारतीय वित्तीय बाजार को समझना पड़ेगा, मुद्रा और बैंकिंग वाले सेक्टर को हमको समझना पड़ेगा। बिना इसके कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा समझेंगे? यहां पर भारतीय वित्तीय बाजार, इसको समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा मार्केट? भारतीय वित्तीय बाजार। अब देखो, समझो यहां पर भारतीय वित्तीय बाजार। ठीक है, एक तरफ अर्थव्यवस्था में धन का आधिक्य है। ठीक है, और एक तरफ धन की कमी है। एक तरफ मनी की कमी महसूस होती है, और एक तरफ पैसे का एक्सेस है। ठीक है, अब इस पैसे की कमी को पूरा कैसे किया जाए? तो अब आप कहोगे, क्या पैसे की नीड तो सर सबको होती है, और पैसे की नीड सबको होती है तो आरबीआई रुपए छाप दे, या बैंक यहां पर क्या कर दे? रुपए अवेलेबल करा दे। पैसे की जरूरत तो हर किसी को है,
और पैसे की जरूरत हर किसी को है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक और अगर ये दोनों पैसे देने का काम करने लगते हैं तो मनी सप्लाई इससे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। मनी सप्लाई बढ़ने लगती है और अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसको हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो अब क्या है, अब क्या हो कि किसी तरीके से इस समस्या का समाधान हो सके और जो साइकिल है मनी सप्लाई की वो भी ना बन पाए बहुत अच्छी तरीके से। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए ही यहां पर क्या है कि इन दोनों व्यक्तियों की मुलाकात कराई जाती है। जिसके पास पैसा अधिक है और जिसके पास पैसा कम है, जहां पर यह मुलाकात होगी उसी को कहते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहां से फंड का ट्रांसफर, फंड का हस्तांतरण अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में किया जाता है, वाले क्षेत्र में किया जाता है। भारतीय वित्तीय बाजार क्या है, ऐसा बाजार जहां पैसा ज्यादा है और कहां ट्रांसफर होगा, कमी वाले क्षेत्र में भारतीय वित्तीय बाजार के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे भारतीय वित्तीय बाजार बनता कहां है, ये दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये है कहां। तो ये कोई स्थान विशेष पर अब नहीं है, पहले ये रन हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कलकत्ता में था, मुंबई में था, वहां चेन्नई में था, सब जगह थे। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ये रन किया जा रहा है वर्तमान में। और जब ऑनलाइन सिस्टम पर रन किया जा रहा है तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनका कंट्रोल किया जा रहा है। आरबीआई भी इन पर कंट्रोल रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करती है, सेबी भी इसके अंतर्गत रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत काम करती है, बीमा कंपनी इरिडाई भी इसके अंतर्गत नियंत्रण का काम करेगी। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस तरह की प्रक्रियाएं की जाती हैं और उन पर नियंत्रण करने का काम किया जाता है। ठीक है, जैसे बीमा में भी क्या होता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है उससे लेके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सेबी में भी क्या है, शेयर मार्केट्स में पैसा लेकर लगाया जाता है, निगरानी करने का काम होता है, रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहां से फंड का ट्रांसफर अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की तरफ जब होता है तो उसे कोई ही एक तरह से वित्तीय बाजार के नाम से जानते हैं। अब ये वित्तीय बाजार दो तरीके से बनता है, दो प्रकार से बनता है ये फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, एक मार्केट यहां पर कहलाता है मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार मनी मार्केट। ठीक है, और दूसरा कहलाता है यहां पर पूंजी बाजार, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट। क्या कहलाता है, एक मनी मार्केट है यहां। ठीक है, इस बाजार में फंड का हस्तांतरण एक वर्ष से कम अवधि के लिए
किया जाता है। एक वर्ष से कम अवधि के लिए फंड का ट्रांसफर कहां होगा? मनी बाजार में, ठीक है। और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए फंड का ट्रांसफर किया जाता है। फंड का हस्तांतरण किया जाता है, ठीक है। कितने वर्ष से कम? ठीक है। देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रह गया है। अब लिख लीजिएगा आप लोग खुद ही छांट कर। 2023 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक करंट का है ना, गरीबी में रह गया था। कल मैं सोचा था आज लिखा दूंगा आके, अभी याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नया करंट का है, आ गया ना। अब देखो, मनी का ट्रांसफर कितने समय? एक वर्ष। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार में इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं मुद्रा बाजार में? एक है ट्रेजरी बिल, एक है कौन सा? ट्रेजरी बिल। दूसरा है कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक प्रपत्र। तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जमा प्रमाण पत्र। सीपी, सीडी और बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। कौन से हैं? ट्रेजरी बिल, सीपी, जमा प्रमाण पत्र और बिल ऑफ एक्सचेंज। चार मेन है। आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि भैया मुद्रा बाजार का कौन सा हथियार है या कंपोनेंट है, बस। इससे ज्यादा इनकी औकात आपके एग्जाम में नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जब एक वर्ष से कम के लिए उधार लिया जाता है बिल, एक वर्ष से ज्यादा के लिए उधार लिया जाए तो बॉन्ड, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट जो दो मेन हैं वो क्या है, उनको एक तरह से समझ लेते हैं। ये पहली बात तो ये डिस्काउंट पर जारी होते हैं सारे के सारे, बस डिस्काउंट पर जारी होते हैं। किसके द्वारा जारी होते हैं? डिस्काउंट पर जारी होते हैं, याद रखें, ठीक है। दूसरा याद रखना, निगोशिएबल है। निगोशिएबल है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पराक्रम
और किस पर जारी होते हैं? पट्टा पर। ये सारे के सारे में दो क्वालिटी होंगी। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये कैसे हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। और दूसरा कौन किस पर जारी किए जाते हैं? अब ये क्या होता? बट्टा, मतलब जो कीमत होती है उससे कम पर ये मिलेंगे। इस कागज में हम कोई कीमत लिख दें, मान लेते हैं कि इस कागज में लिख दिया मैंने कीमत, ये कागज है, ठीक है, गैस पेपर है, अंग्रेजी का गैस पेपर है, पवन, ठीक है। अब देखो इस कागज में मैं एक तरह से क्या कर दूं, एक वैल्यू लिख दूं कि मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। कितने रुपए दूंगा? 1000 रुपया दूंगा। तो अब मैं एक तरह से 1000 रुपया दूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि आप मुझे 990 रुपए दो, एक साल बाद 1000 ले जाना, ये ले जाओ कागज। या 980 रुपए दो, एक साल बाद कितना ले जाना? डिस्काउंट हो गया कितने का? वैल्यू लिखी है उतने की, वैल्यू कितने की लिखी, लेकिन कम पर मिले, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। मूलधन पर ज्यादा मिलता है तो उसे ब्याज कहेंगे, और लिखी हुई अंकित मूल्य से अगर कम पर मिलेगा, वही दर के रूप में, परसेंटेज के रूप में जब कैलकुलेट हो तो डिस्काउंट। अर्थात जो इसमें मूल्य लिखा है उससे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे जस्ट लाइक ऐसे समझना, इसको निगोशिएबल को ऐसे समझना। मान लेते हैं क्या एक एग्जाम्पल के रूप में कि आपकी शादी में एक एफडी मिलती है, फिक्स डिपॉजिट, किसके द्वारा? ससुराल पक्ष से, लड़के लोगों के लिए खास तौर से। और वो एफडी, लेकिन वो क्या करें, बेटी के नाम जमा करें, तो क्या आप भुना सकते हो? कौन भुनाएगा? नामित है, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई नाम नहीं होता है, जिसको मिल जाए। इस कारण से एफडी क्या बेची जा सकती है? अगर कोई आपसे यह कह दे कि मेरी 5 लाख की एफडी है, रख लो भैया गिरवी, हमें लोन दे दो मात्र 3 लाख, तो रख लोगे आप? क्यों नहीं रखोगे? एफडी तो जिसके नाम है वही बुना सकता है, एफडी तो जिसके नाम है वही बुनाएगा। इसका मतलब 3 लाख का चूना लगाएगा वो। जिस बैंक की एफडी होगी वहां जाएगा, मेरा एफडी फॉर्म खो गया है, दोबारा बना दो, बनवा लेगा साइन करके, 3 लाख का चूना लग गया, जैसे उसने कहा। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेचान होते हैं, किसी को भी क्या किया जा सकता है, ये बेच सकते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पराक्रम, किसी का आदान प्रदान कर सकते, किसी को भी। तो इन सब की विशेषता क्या होती है? डिस्काउंट पर होते हैं, जो रेट होता है उससे, और पराक्रम का मतलब कोई भी प्राप्त कर लेगा उसको। अब इससे फायदा क्या होगा? जैसे 1000 रुपए का मैंने कितने खरीदा? 980 का, और 980 का खरीदा, और मुझे बीच में जरूरत पड़ गई पैसे की। तो मुझे बीच में अगर जरूरत पड़ गई पैसे की, 6 महीने में ही जरूरत पड़ गई, एफडी अगर 6 महीने में तोड़वाओगे तो कुछ नहीं देगा बैंक, कुछ नहीं देगा। लिखा होगा उसमें 6 महीने से कम एफडी टूटेगी तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको 6 महीने रख लिया और जरूरत पड़ गई, तो आम आदमी को बेच सकते हो क्या कि 980 मैंने खरीदा था, 985 में ले लो भाई, 6 महीने का समय, 15 मिल जाएंगे आपको, तुरंत बेच के निकल आओगे, तुरंत बेचकर
निकल आओगे। क्लियर हो गया? तो इसकी एक विशेषता क्या है कि ये कभी भी बेचा जा सकता है और प्रॉफिट कुछ ना कुछ, भले ही 50 पैसे क्यों ना हो, देकर जाएगा। ये 100% कुछ ना कुछ देकर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बेस पर ज्यादा एक तरह से फायदा देकर चला जाए। क्लियर हो गया? ठीक है। एफडी में रिस्क है, एफडी में रिस्क है, तो एफडी में हमको कुछ भी नहीं मिल सकता है। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और बिल ऑफ एक्सचेंज, अलग अलग तरीके से यहां पर लिए जाने वाले उधार हैं। इसमें कौन उधार लेता है? भारत सरकार उधार लेती है। कौन द्वारा उधार लिया जाता है? ठीक है। उधार में आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। इन 91 दिन और 182 दिन के अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो जरूरत है नहीं उसकी, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, आप बस इतना याद रखना कि ट्रेजरी बिल जारी कौन करता है? आरबीआई के द्वारा। किसके लिए जारी किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ट्रेजरी बिल का दिन याद करोगे तो मैं खुद देखा हूं कि ट्रेजरी बिल 202 दिन का भी है। मैं खुद देखा हूं आरबीआई की साइट पर। तो जाहिर सी बात है वो पूछेगा ही नहीं, फंस जाएगा खुद ही कि कितने कितने दिन ही ट्रेजरी बिल। बहुत पुराने समय में जब चल रहे थे तो चल रहे थे पूछने के लिए। समय चेंज हो रहा है तो दिन का जो आधार है वो भी ये लोग, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसकी जरूरत है नहीं। आप बस ये याद रखना, भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन जारी करता है? किसके लिए? अर्थात भारत सरकार ट्रेजरी बिल के माध्यम से डिस्काउंट पर जारी होते हैं और जरूरत हुआ तो समय पर बेचकर निकल भी जा सकते हो। कॉमर्शियल पिक, ठीक है, ऐसी कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं जिनकी रेटिंग हाई हो। ठीक है, जिसकी रेटिंग क्या हो? हाई हो, अर्थात ब्लू चिप कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ब्लू चिप कंपनियां। ब्लू चिप कंपनियां वे होती हैं जिनके शेयरों का मार्केट मूल्य बहुत हाई चल रहा हो, जो एक तरह से उनके शेयर प्रॉफिटेबल हो और रेटिंग के मामले में वो कंपनियां अच्छी हैं। ठीक है, ब्लू चिप शेयर क्या है? ब्लू चिप कंपनी वे कंपनी जिनके शेयरों का मूल्य बाजार में उच्च हो, बाजार में उच्च हो। ठीक है, बहुत हाई चल रहा हो जिनका बाजार मूल्य,
ये कंपनियां कौन सी हैं? ब्लू चिप। और रेटिंग के मामले में A++ चल रही। ठीक है, देखो अब क्रेडिट रेटिंग, कुछ कंपनियां होती हैं जो क्रेडिट का निर्माण करती हैं किसी कंपनी के, कि भैया उन्होंने मूलधन समय पे चुकाया है, उन्होंने ब्याज समय पर चुकाया है, उनके बिल भुगतान में कोई भी देरी नहीं हुई है। तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनकी क्रेडिट के बेस पर उन्हें रेटिंग दी जाती है। और ये रेटिंग क्या होता है कि अलग अलग तरीके से डिसाइड की जाती है। A++ की कंपनी है, A+ की कंपनी है, या A की कंपनी है, या B की कंपनी है, इस तरह से वो एक तरह से कंपनी की साख को बताती है। किसको? क्रेडिट को बताती है। और क्रेडिट को बताती है तो ब्लू चिप कंपनियों के ही कंपनियां ही केवल जारी कर सकती हैं। किसको? सीपी। और सीपी घूमने जा सकता है कोई आदमी 7 दिन से लेकर 3 महीने तक सीपी घूम सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, ज्यादा नहीं जारी कर सकते हैं, समय के लिए कर सकते हैं, छूट दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसके द्वारा सीपी जारी किए जाते हैं? कनॉट प्लेस कौन जाता है? अच्छे लोग। अच्छे लोग का मतलब जिनकी क्रेडिट, ठीक है, सीडी, ठीक है, सीडी कौन जारी करता है? ये फिक्स डिपॉजिट की तरह होते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट तो किसी के नाम होते हैं, तरह होते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट नहीं होते। तरह होना एक अलग बात है, तरह होना अलग बात है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट नहीं होते। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फिक्स डिपॉजिट की तरह है, तो सीडी है फिक्स डिपॉजिट की तरह। ठीक है, इनमें ये बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? या वित्तीय संस्थान किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं सीडी। और ठीक है, सीडी और एफडी ये नामित नहीं होते हैं, नामित नहीं होते हैं, ये नामित होते हैं। कौन नामित होते हैं? एफडी। नामित होते हैं। सीडी डिस्काउंट पर जारी होते हैं। ये कैसे जारी होते हैं? ये कैसे जारी होते हैं? इंटरेस्ट पर जारी होते हैं। जारी होते हैं। ये इंटरेस्ट रेट पर जारी होते हैं। क्लियर हुआ? बैंक जारी करता है किसको? ठीक है, लेकिन ये याद रखना इनकी राशियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये न सोचना हम खरीद लेंगे एफडी, 25 लाख से ट्रेजरी बिल शुरू होता है। बड़े ही आदमी आ सकते हैं इसमें, छोटा मोटा नहीं। सीडी चलती है 5 करोड़ से। ऐसे नहीं है कि आप चले गए और हमने खरीद लिया। बड़े लोग खेलते हैं इसमें। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारा म्यूचुअल फंड का पैसा लेते हैं, म्यूचुअल फंड का पैसा लेकर
इन्वेस्ट करते हैं वो लोग इसमें खेलते हैं सीडी वगैरह में। हर कोई यहां पर खेलने के लिए नहीं पहुंचता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब बचा कौन सा? बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है व्यापारियों के लिए जारी किए जाते हैं बिल के आधार पर बैंक जारी करता है। अब समझना, नीरव मोदी का कांड, ठीक है, किसके बेस पर है? बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पर नीरव मोदी कैसे भागा, क्या भागा, ठीक है। हो गया ये। व्यापारियों के लिए जारी किए जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल के आधार पर जारी होते हैं। हो गया ना? एक्स्ट्रा आवाज कैसे आ रही है? बोल तो एक ही आदमी रहा। चलिए, रिकॉर्डिंग तो वैसे आप लोगों को डली जाती होगी। अगर देर से क्लास नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखो क्लास यहां पर लिख कर आ रहा है, कमेंट देख लिया करें, इन लोग कह दो, ठीक है। अब देखो, नीरव मोदी का कांड सुनना। नीरव मोदी एक बहुत बड़ा व्यापारी है, ठीक है, और ये काम करता है सोने का, ज्वेलरी का, स्लीपिंग वाला नहीं, गोल्ड वाला, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है कि सुनार है, जैसे आपने तनिष्क वगैरह का नाम सुना होगा। इसकी भी एक बहुत बड़ी चेन थी बंबई में, साउथ इंडिया में बहुत बड़ी चेन थी, और ये बहुत बड़ा आदमी था, कई शोरूम इसके खुले हुए थे। अब ये व्यापारी है, सोना मंगाएगा कहां से? बाहर से। अब जब बाहर से सोना मंगाएगा, मान लेते हैं इसने 100 करोड़ का सोना मंगाया। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का सोना मंगाया अमेरिका से। तो नीरव को सोना तो आ गया, अब नीरव को अमेरिका के इस व्यक्ति को कितना रुपया देना है? 100 करोड़ का। ये कहेगा माल बिक जाएगा तो दे दूंगा, कहेगा अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे अगर 100 आदमी मिल गए तो। 100 करोड़ का माल लेके निकल लिए और बिक जाएगा। जैसे नहीं दुकानदार छोटा सा होता है, बोला फिर लेना, दे जाओ सामान। वो तो छोटे एरिया का डीलर होता है इसलिए चल जाता है, वहां तो करोड़ों का खेल हो रहा है। बोला 100 आदमी मिल गए तो हम तो जमीन पर आ जाएंगे, 100 करोड़ का माल ले जाएंगे उधारी। तो पैसा चाहिए, गोल्ड गया है, गोल्ड का पैसा चाहिए। अब नीरव मोदी के पास 100 करोड़ का सोना है, वो कह रहा है बिक जाएगा दुकान पे तभी, ठीक है। तो नीरव मोदी ने अपनी बैंक से संपर्क किया, किससे? पीएनबी से, और कहा क्या कि ये 100 करोड़ रुपया मुझे उसको देना है और ये इसका बिल आया है। इस बिल को कोई अगर खरीद ले और मुझे 100 करोड़ की जगह 90 करोड़ रुपया दे दे तो मैं उसको परिपक्वता अवधि में कितना दे दूंगा? 100 करोड़ दे दूंगा और तुम्हारा भी कुछ बन जाएगा, ठीक है।
क्या दिखाया इस पीएनबी को, और दिखा रहा है कि भाई देखो सोना आया है 100 करोड़ का, मेरी दुकान में रखा है, बिक जाएगा, आप चिंता मत करो, गारंटी तो है ही सोने की, आपको 90 करोड़ रुपया मुझे अवेलेबल कराना है, और अवेलेबल करा के पीएनबी ने कहा ठीक है, इस बिल के बिहाफ पर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज जारी कर देता हूं। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज जारी हो गए। यहां टाइम दिया गया 3 महीने में बिल ऑफ एक्सचेंज को आप भुना ले जाइएगा, पीएनबी ने कहा, और 100 करोड़ हम तुमको दे देंगे यहां, और इनसे कहा कि तुम मुझे 100 करोड़ दोगे और साथ में कमीशन जो होगा। बैंक ने कहा ठीक है, मेरा कमीशन बन जाएगा, इधर से पैसा उठा के नीरव मोदी को देना है, और नीरव मोदी से बाद में पैसा आ ही जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इसका माल बिकेगा तो देगा, इसका तो अकाउंट है मेरे पास, नहीं है तो भी हम सामान का बिल तो देख ही रहे ना, इतने करोड़ का आया है, हम कार्रवाई कर लेंगे, लिखा पढ़ी करा लेते हैं, कागज करा लेते हैं सारे, मामला हो गया ठीक। अब मामला हो गया ठीक, तो अब ये 100 करोड़ के ऐसे कई करोड़ रुपया पीएनबी ने इशू किए और भुगतान किए। ठीक है, इशू किए और भुगतान किए कई सालों के, रुपया ठीक ठाक पीएनबी को लेना था किससे, नीरव मोदी को, क्योंकि वो तो बिल 3 महीना होता था चुका देता था, नीरव मोदी से वसूलना था। एक बैंक मैनेजर इसके अंदर काम करता था, वो क्या करता था कि नीरव मोदी से वसूलना था, लेकिन नीरव मोदी से वसूलने वाली जो चेन थी उसको खत्म कर दिया उस मैनेजर ने। अब बैंक के पास सीडी पड़ी हुई है कि किसी आदमी से ये पैसा वसूलना है, और वो लिंक कंप्यूटर से हट चुका है उस ब्रांच का, क्योंकि मैनेजर साहब खुद ही कोतवाल हैं, जब तक वो रहेंगे तब तक तो। अचानक से यहां पर नया मैनेजर आया ट्रांसफर होकर, और उसने देखा कि इस बैलेंस शीट में बिल ऑफ एक्सचेंज जारी हुए हैं और पीएनबी ने उसका पेमेंट किया है, लेकिन पीएनबी को यह पैसा मिलना था वो नहीं आया। ये आदमी कौन है? लेकिन कंप्यूटर में तो एंट्री है ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में तो आ चुके हैं मैनेजर साहब अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर। ठीक है, उसने तुरंत एक तरह से फोन लगाया उस मैनेजर को और कहा कि ये पैसा किसका है और किससे वसूल करना है, बैंक में उससे तत्काल पूरा पैसा जमा कराओ। ठीक है, उस मैनेजर को लगा कि मेरी नौकरी तो गई। नीरव मोदी को फोन किया और कहा निकलो यहां से, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। उसने पेशकश की, अरे यार शांत रहो, कुछ पैसा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा मैनेजर साहब। जबरदस्ती क्यों उंगली करने में लगे हो, सिस्टम चल रहा है तो। मैनेजर नहीं माना, नतीजा यह हुआ, एक बार अगर इशू हुआ था भुगतान, तो जब भुगतान हुआ था तो उसकी एंट्री हुई होगी सिस्टम में, और इनके सॉफ्टवेयर का सिस्टम यह कहता है कि चाहे गलत एंट्री हो चाहे सही एंट्री हो, वो एंट्री जैसे ही होगी एचओ के सुपर कंप्यूटर में सब फिक्स हो जाएगी। एंटर दबा, ऑटोमेटिकली एचओ में खबर पहुंच गई। अब यहां से डिलीट कर दिया तो क्या हो गया, एंट्री कहां है? उसने हेडक्वार्टर फोन किया और कहा कि ये एंट्री है, पता करिए किसकी है। हमारी ब्रांच में ये एंट्री नहीं दिख रही है कि किस आदमी से इतना रुपया वसूलना है, और ये बैंक ने भुगतान किया है किसी थर्ड पार्टी को। नतीजा ये हुआ, वहां से नाम आया किसका?
नीरव मोदी का। अब नीरव मोदी तो निकल गए थे कहां, किसके बेस पर? बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पर। ठीक है, नीरव मोदी का आरोप यह था कि हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन बैंक वालों ने मीडिया को खबर देकर मेरी छीछर लेदर करा दी। पहले तो मेरी सारी दुकानें सीज कर दी गई, मेरी दुकानों में उतने का सोना पड़ा हुआ था और मैं चुका सकता था। पहली बात तो। दूसरी बात, 5 साल से बैंक ने क्यों तगादा नहीं किया? ये मेरी गलती नहीं बल्कि बैंक की गलती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? मेरी गलती नहीं। अब जैसे न्यूज़पेपर वाला था, मैं 1000 रुपए के न्यूज़पेपर मंगाता हूं अपने घर पे, 5-6 न्यूज़पेपर आते हैं, तो 1000 रुपए के न्यूज़पेपर आते हैं। कोविड के समय आए ही नहीं, कोविड के बाद खड़ा हो गया, बोला 26,000 बिल। मेरा माथा घूम गया, मैंने कहा कौन सा? बोला भाई साहब आए ही नहीं, देख लो आप। मैंने कहा इकट्ठा तो नहीं दे पाऊंगा, 4-5 किस्त बनाओ तो दूंगा। नीरव मोदी भी यही कह रहे थे, मैं पैसा दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस्त बनाओ उसकी। दूसरा, मेरी इज्जत वापस कैसे आएगी? मेरे 3000 एम्प्लॉई थे, उनको आपने निकाल दिया अचानक से, भूखे मर गए वो। उनकी सैलरी क्या सरकार देगी? दीजिए, सरकार से कहे सैलरी दे। तीसरा, और आप कहते हो भारत आ जाओ, भारत आ जाओ, भारत आ जाओ। जब मैं ब्रिटेन में हूं, यहां पर मुझे मैच तक नहीं देखने दिया जाता, बोतलें फेंकी जाती हैं। भारत में तो जिंदा मार देंगे हमको। आपने घोषित कर दिया क्या व्यापारी को चोर? और दुनिया का एक व्यापारी बता दो मुझे जिसने लोन ना लिया हो। मैंने भी लिया, चुकाने के लिए मैं तैयार था। अगर मैं इंडिया से बाहर आया तो इसीलिए नहीं जा रहा हूं, क्यों? उसका पक्ष भी अगर व्यापारी के हिसाब से सोचा जाए तो बिल्कुल सही है। उसने कहा कि ठीक है, वो मैनेजर मिला था, लेकिन हर बार अगर ये इशू किए जा रहे थे तो क्या एचओ को भी नहीं लग रहा था कि 100-100 करोड़ रुपए के ये बिल इशू किए जा रहे हैं और भुगतान कर रहे हैं? हेड ऑफिस नहीं जाग रहा था आपका? आप सारा दोष हमको ही दे रहे। उसने जितने क्वेश्चन मार्क किए, वो देखो यहां की न्यूज़पेपर में तो नहीं थे उसके क्वेश्चन मार्क, लेकिन जब आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका पूरा परफॉर्मेंस देखिए उसका। उसने बकायदा डिबेट किया है और कहा बहुत बड़ी रकम थोड़ी ना है। मेरे 3000 एम्प्लॉइयों की जो ईएमआई बाउंस हुआ है वो भरे सरकार। मेरी हर दुकानें तोड़ दी गई जनता ने। मुंबई में 7 दुकानें थी, 7 का 7 टूटा और 7 का 7 जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी मेरी सारी उठा ले गए विद ताबूत। नहीं होता, वो पहना देते हैं उसको, सब वापस करवाओ। हम देने को तैयार है, मेरी वही प्रतिष्ठा ला दो, मैं 3 साल के अंदर सारा लोन चुका दूंगा। आपने 5 साल मांगा है, 5 साल में दिया, हम 3 साल में चुका देंगे 100%। नहीं तो हम इंडिया नहीं आएंगे, करिए कार्रवाई। तो क्या है, अगर उसके नजरिए से देखें बिल्कुल ठीक है, व्यापारी तो है ही। मीडिया ने घोषित कर दिया चोर 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 चोर, बेचारा दुबक के चिपक गया। मैच देखने गया, उसने कहा बोतल फेंकी गई मेरे ऊपर। इतना मीडिया ने हाईलाइट कर दिया मुझे, मामला था छोटा सा। अब इंडिया के लोगों को तो लगता है 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, लेकिन एक बिजनेस के लिए ये बहुत छोटी रकम है। 100-200 करोड़ बहुत छोटी रकम है। 100-200-500 करोड़ बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाए, बड़ा बिजनेस अगर किसी का हो,
ठीक है। एजुकेशन सेक्टर की कंपनियां हो गई हैं, यूनिकॉर्न बन चुकी थी, पीडब्ल्यू 8,000 करोड़ की कंपनी, उसके लिए 100-200 करोड़ क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो बहुत ज्यादा रकम नहीं थी, लेकिन उसको इशू बनाकर रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बिल के आधार पर जारी किए जाते हैं, और बिल के आधार पर जारी किए जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से। दूसरा आते हैं कौन सा बाजार? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में एक आता है क्या? डिवेंचर। ठीक है। पूंजी बाजार में एक आता है डिवेंचर, दूसरा आता है शेयर बाजार। शेयर बाजार यह ऋण पत्र होते हैं, इसमें प्राप्त प्रतिफल की दर निश्चित होती है। अगर कोई कंपनी डूबती है तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पैसा दिया जाता है। एक तरह से बॉन्ड है डिवेंचर, ठीक है, ऋण पत्र है। ठीक है, ऋण पत्र है और इसमें क्या होगा? निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी भले ही डूब जाए, सामान बेचकर मिलेगा। क्या है? कंपनी अगर डूब भी गई तो कैसे मिलेगा? सामान बेचकर बिकेगा, एसेट्स बेचकर बिकेगा, किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। डिवेंचर अगर होल्डर है यहां पर, ठीक है। अब ये जारी क्यों किए जाते हैं डिवेंचर? जारी क्यों किए जाते हैं डिवेंचर? ठीक है, ऋण पत्र जारी क्यों किए जाते हैं? देखो, किसी भी कंपनी में जब आप शेयर बेचे जाते हैं, हिस्सेदारी बेची जाती है, तो इसका मतलब मालिकाना हक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मालिकाना हक दिया जाता है। कंपनी को लगता है कि अब उसके शेयर की भविष्य में मांग बहुत बढ़ने वाली है, तो अपनी कंपनी शेयर बचाकर रखना शुरू कर देती है। और वो शेयर बचाकर रखने से क्या होता है कि उसकी लोन कैपेसिटी बढ़ जाती है। शेयर बचाकर रखने से उसकी क्या हो जाती है? लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे जस्ट लाइक ये सोचो कि मैंने अगर मान लिया कि कंपनी स्टेब्लिश की, 50 रुपए के शेयर निकाले, 50 रुपए के अपने पास, और मैंने कंपनी रन करना शुरू कर दिया। और जब कंपनी रन करना शुरू कर दिया तो अब ऐसी कंडीशंस में कंपनी के शेयर का वैल्यू क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। जैसे अभी चर्चा में कौन से आए थे? अडानी साहब चर्चा में आए थे। अडानी साहब देखो क्या खेल खेलते हैं। क्यों आए थे?
है? क्या रिपोर्ट में क्या था उसमें? उसमें एक्चुअली में क्या है कि इन्होंने कंपनी के शेयर जारी कर रखे हैं। किसने? 75% अपने पास रखे, 25% मार्केट में जारी कर रखे हैं। ठीक है, 75% और 75% के अलावा 25% मार्केट में जारी कर रखे हैं। अब जब मार्केट में ये जारी कर रखे हैं तो इनकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड उठना शुरू हुई। तो जब डिमांड उठना शुरू हुई तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, अब जब इनका प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये 100 रुपए का शेयर था और ये प्रॉफिट भी देने लगे अपना कितना ही 100 रुपए का, तो शेयर की वैल्यू उठना शुरू। बोले 200 रुपए का शेयर है, हमसे 150 ले लो, 175 ले लो, हमको 20-25 रुपए भी अगर फायदा हो जाएगा कुछ दिनों में तो बहुत अच्छा है, 200 भी ले लो, इस साल नहीं होगा अगले साल हो जाएगा। वैल्यू बढ़ना शुरू, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट बांटना है। अब प्रॉफिट बांटना है तो ये बना ही रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट अडानी साहब कि इसकी डिमांड है। अडानी साहब की जो है वो क्या है, फ्यूचर ग्रुप नाम सुना होगा, अडानी का ही है। तेल के हैं, रिफाइंड वगैरह जो आप फॉर्च्यून वगैरह वो सब किसके हैं, खाने की चीजों के हैं। अब खाने की चीजों के हैं तो इनके दाम लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हर साल तो इन्फ्लेशन इनमें आता ही आता है, इनकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही। अब ये क्या कर रहे थे कि 25% मार्केट में डालें, तो हिंडनबर्ग का आरोप था कि इसमें 15% जो शेयर हैं इन्होंने अपने भाइयों के नाम से कंपनी बना रखी है, वहां से खरीदवा लिए। ये तो बाजार के लिए है, बाजार में कितने हैं, केवल 10%। ठीक है, और जब 10% हैं तो ये जो कंपनियां इन्होंने बनाई हैं ये बैठकर बोली लगाते हैं शेयरों की और जानबूझकर इनकी कीमतें बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और ये भैया लोगों को पैसा देते हैं इसके लिए। छोटे भाई हैं, कैरेबियन द्वीप समूह में इनकी कंपनियां हैं। ये कंपनियां इस नाम से चल रही हैं और यहां इनके द्वारा पैसा दिया जाता है और इनके द्वारा पैसा देकर क्या किया जाता है, भाइयों तक पैसा पहुंचाकर शेयर खरीदने के लिए बोली लगवाई जाती है कि 40, 50 देंगे, 60 देंगे, 70 देंगे। नतीजा ये जो शेयर हैं इनकी भी बोली बढ़ जाती है और जब इनकी भी बोली बढ़ जाती है तो इनके पास की जो शेयर, मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर अगर है और बोली लग लग कर 200 रुपए का हो गया या 300 का हो गया, 5000 का हो गया बोली लग लग कर, तो इनके भी पर शेयर की कीमत कितनी हो गई, 5000 रुपए हो गई इनके भी शेयर की पर कीमत। अब ये बैंक से लोन लेंगे 5000 शेयर की कीमत के बेस पर। %75 शेयर हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, शेयर ही रखकर लोन लेंगे और जब शेयर रखकर लोन लेंगे तो ये और बिजनेस बड़ा करेंगे। एकाधिकार मोनोपोली मार्केट में इनकी बननी शुरू हो जाएगी। अब इनको लोन कौन दिए हैं, LIC। इनको लोन कौन दिए हैं शेयर के बेस पर, SBI। हिंडनबर्ग ने कहा ये बबल है। हिंडनबर्ग ने क्या कहा, ये बबल है जो स्वयं क्रिएट किया गया है, किसके द्वारा, जबकि मार्केट में एक्चुअल में उसकी शेयर की कीमत उतनी नहीं है। मार्केट में एक्चुअल में उसकी कीमत नहीं है 5000,
और ये कंपनियां ये खेल खेल रही हैं, ठीक है। और जब ये खेल खेल रही हैं तो लोगों को लगा कि कहीं वास्तव में बबल ना हो, शेयर छोड़ना शुरू कर दिए कम दाम पे। 10% शेयर बहुत होते हैं। नतीजा 5000 का शेयर आ गया 1200 का। अब कौन डूबने वाला है? किसके बेस पर पैसा दिया है? एसेट्स जो पीछे रखा गया उसकी वैल्यू क्या हो गई? अब एसेट्स मांगे जाएंगे इनसे कि नहीं, अडानी से, कि जो रेस्ट अमाउंट का एसेट्स है वो आप क्या करो, जमा करो। अब अडानी को घर बेचना पड़ेगा या बंगला बेचना पड़ेगा, तभी कर सकते थे। उस समय हेल्प आई नरेंद्र मोदी की। और LIC ने बयान दिया कि कोई बात नहीं, मुझे एसेट्स की अभी जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति शेयर की मजबूत है। शेयर मार्केट में भी अडानी ने शेयर बेचने पर रोक लगवा दी अपने प्रभाव से, सेबी से कहलवा के, कि ना खरीदोगे ना बेचोगे, और मार्केट में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और यही नीरव मोदी की तरह LIC और SBI पीछे पड़ गया होता तो आज अडानी की भी वही हालत होती। ये खेला है बस अडानी और नीरव मोदी में। इसीलिए राहुल हमारे क्या कहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती थी भारत में। इतनी बड़ी कंपनी है, और ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस हम लोग शायद झेल ना पाते। हिंडनबर्ग को क्या फायदा? उसको फायदा ये होता है कि वो कंपनी काम करती है जब शेयर नीचे गिरकर आते हैं बिल्कुल, और उसको लगता है भविष्य में फिर इसका ऊपर उठेगा, उसके शेयर खरीदता है। वो अलग चला रहा है अपना काम, दिमाग। 8-10 लोगों का ग्रुप है वो, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है उस कंपनी में। 8-10 दोस्त खोल कर एक कंपनी बैठे, कंपनी के लूफहोल्स निकालते हैं, कंपनी की मार्केट वैल्यू गिरवाते हैं, और मार्केट वैल्यू गिरवाने के बाद शेयर जैसे ऊपर उठता है कमा के निकल के भाग जाते हैं। और वो उन्हीं कंपनियों को टच करते हैं जिनका संरक्षण हो राजनीतिक संरक्षण के कारण से उन्हें पता है कि ये प्रॉफिट भविष्य में देकर निकल जाएगा। तो गिरते हुए शेयरों को खरीद कर लाभ कमाने का काम करती है हिंडनबर्ग। ये उनका अपना एक खेला चलता है यहां। क्लियर हो गया? तो डिवेंचर होता क्या है? डिवेंचर ऋण पत्र है। जब कंपनी अपने शेयर ना बेचना चाहे, अडानी जी 75% मालिक है, बने रहना चाहते हैं, हम अपने शेयर वेयर बेचकर पैसा डिवेंचर जारी करो, चुकाओ, बोले हटाओ, मालिक हम ही रहेंगे। क्योंकि मार्केट को इंटरफेरेंस करने का मौका मिल जाता है, मार्केट को अपने हिसाब से रन करने का मौका मिल जाता है। कंपनी को कर रहे हैं ना रन, ये बाकायदा